हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो है आज की दुनिया के साइंस फिक्शन यानी साई-फाई किताबों की दुनिया के बेताज बादशाह सौरभ कुमार एल की एक शॉर्ट स्टोरी। कहानी का नाम है शापित द ज़ॉम्बीज। हिंदी में इसका अनुवाद किया है खुद मैंने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो उनकी बाकी कहानियां पढ़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उनकी किताबें खरीद सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शापित द ज़ॉम्बीज। चुप लड़कियों, मैं गाड़ी की अगली सीट से शायद करोड़वीं बार चिल्लाया। पिछली सीट से आती लड़ने की आवाजें कुछ देर के लिए शांत हो गईं। मेरी पत्नी नींद में कुछ भुनभुनाई। मैं जानता था कि ये शांति ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, लेकिन मुझे कुछ मिनट के लिए शांति की बड़ी जरूरत थी। मेरी नसें फटने को हो रही थीं। मेरे सिर पर कोई जैसे हथौड़े बरसा रहा था। मैं लगातार गाड़ी चला रहा था और पता नहीं कितने घंटों से सोया नहीं था। दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए मैंने अपनी दाईं कनपटी को उंगलियों से रगड़ा। हल्का आराम महसूस हुआ। बाहर चमकती खिली धूप और खूबसूरत हरियाली को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हम कितने बड़े खतरे में थे। जैसा मैंने सोचा था, सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन जगह जगह से टूटी हुई। हमारे शहर या हमारे गंतव्य पर अभी तक शापितों की हलचल की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। मैंने पिछली रात ही इसे चेक किया था, फिर आज सुबह और सफ़र पर निकलने और कार में बैठने से पहले भी, और तब से हर 10 मिनट में मैं यही कर रहा था। कहीं कुछ भी नहीं था, जैसे कि ये बड़ी राहत की बात थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सफ़र की ज़रूरत क्या थी। हमने पिछले 5 सालों में कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। ये बहुत ही खतरनाक था, लेकिन दादा दादी ने पिछले कई सालों से हमारी बड़ी बेटी को नहीं देखा था, और छोटी से तो वो कभी मिले ही नहीं थे। इसीलिए हमने इतना बड़ा खतरा उठाने का जोखिम लिया था। भगवान जाने फिर कभी मौका मिल पाए या नहीं। बीमारी या शाप, जैसा कि सभी इसे कहते थे, पता नहीं कहाँ से आया था। पूरे के पूरे शहर और गांव इसने उजाड़ दिए थे। तब आर्मी और एयरफोर्स ने आकर भयानक बमबारी के द्वारा पूरे इलाकों को साफ करके इसे जैसे तैसे फैलने से रोका था। उसके बाद से हम लोग अब मानव निर्मित द्वीपों में रहते थे, जो या तो हवाई मार्गों से आपस में जुड़े थे या फिर मासिक रसद काफिलों द्वारा। ये बहुत तेज स्पीड पर चलते थे और एयरक्राफ्ट उनकी सुरक्षा करते थे। जो भी हो, किसी युद्धग्रस्त देश के नागरिकों की तरह ही हमने भी हर पल खतरे की लटकती तलवार के साए में जीना सीख लिया था। मैंने अपनी सीट से पत्नी की ओर एक नज़र देखा। वो गहरी नींद में थी। उसका सिर कार के चलने के साथ साथ धीरे धीरे झूल रहा था। गहरे रंग का उसका धूप का चश्मा उसके चेहरे पर थोड़ा टेढ़ा होकर एक ओर झुक गया था। चलती हुई गाड़ी में यूं सो पाने की उसकी योग्यता से मुझे थोड़ी जलन हुई। मैं तो किसी भी चलती हुई चीज़ में, कार, बस, ट्रेन, प्लेन, कभी भी शांति से सो नहीं पाता हूँ। लड़कियों ने फिर से बकर बकर करना शुरू कर दिया था। मैंने एक ठंडी सांस ली। इस बार मैंने उन्हें डांट कर चुप कराने की भी कोशिश नहीं की, बस FM का वॉल्यूम तेज कर दिया। स्पीडोमीटर की सुई 100 के आसपास टिकी थी। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी मेरे माता पिता के घर से काफ़ी दूर था। थोड़ी बहुत कारें और स्कूटर जो हमें रास्ते में नज़र भी आए, हमसे ऐसे बचकर निकल गए जैसे हमारी गाड़ी पर बोर्ड लगा हो, खतरा, इस गाड़ी में शापित हैं। लेकिन उन बेचारों का भी क्या कसूर। ये ज़रूरी थोड़े ही है कि नुकसान उठाने के बाद ही सावधान रहना सीखा जाए। हम आर्मी के पिछले बैरियर से कई मील आगे आ चुके थे और अपना सफ़र ख़त्म करने से पहले अभी हमें कई और पार करने थे। करीब 1 घंटा तो और लग ही जाएगा। मैंने जल्दी से मन ही मन हिसाब लगाया। हम लंच टाइम तक पहुंच जाएंगे
और अंधेरा होने से पहले हमारे पास काफ़ी समय था। ऐसा नहीं था कि जल्दी पहुंचना सुरक्षा की गारंटी होता। मैंने सफ़र पर निकलते हुए अपने साथ कोई हथियार न रखने के लिए मन ही मन खुद को कोसा, लेकिन साथ ही ये बात भी थी कि हमें अभी भी एयरक्राफ्ट में गन ले जाने की अनुमति नहीं थी। लैंड करने और किराए पर कार लेने के बीच में कोई गन की दुकान भी मुझे नज़र नहीं आई थी। ये एक छोटा सा सफ़र था और हथियार अपने साथ रखकर बच्चियों को डराने से कोई फ़ायदा नहीं था। कोई मुसीबत आने पर डिक्की में पड़ा टायर रेंच काम आ सकता था। तभी हम आने वाले सिक्योरिटी बैरियर के बारे में चेतावनी देते एक साइन बोर्ड के सामने से गुजरे। अब ऐसे चेतावनी वाले ढेरों साइन बोर्ड दिखने लगे थे। सरकार खुलकर इनका उपयोग कर रही थी, क्योंकि शापित इन्हें नहीं पढ़ सकते थे। जब कुछ दूरी पर धूप में चमकता बैरियर नज़र आया तो मेरी आंखें चौंधिया गईं। ये वाला बाकियों से कुछ अलग था। सबसे पहली बात तो कि ये उन सब में बड़ा था, और दूसरी बात ये कि इसके आसपास कई टैंक खड़े थे, हथियारबंद कर्मचारी वाहन, मशीन गन्स और कोई 100 के करीब सिपाही। मैं होठों ही होठों में बुदबुदाया, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। गाड़ी की स्पीड कम करते हुए मैं सीधा बैरियर के पास जाकर रुका। मैंने मिलिट्री के इस ताकत प्रदर्शन को बड़े ध्यान से देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये डरने की बात है या चैन की सांस लेने की। दोनों लड़कियां भी खिड़की के शीशों से गाल सटाए इस अनोखे दृश्य को निहार रही थीं। उनके सुंदर बाल चोटियों में गूंथे गए थे और उन्हें लाल और नीले रिबन से सजाया गया था। हे प्रभु, मैं इनसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी एक ऑफिसर मेरी कार की तरफ चलता हुआ आया और मैंने शीशा नीचे कर लिया। ब्लैक कैट कमांडो जैसे कपड़ों में कंधे पर राइफल टांगे वो बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा था। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना ऑफिसर? क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस रूटीन चेक है सर। उसकी गहरी आवाज में साउथ का पुट था। उसके बैच पर नाम लिखा था 19। क्या आपको ज्यादा दूर जाना है? जी, बस टाल तक। हाईवे से ही जाएंगे ना? जी हाँ ऑफिसर, वही सबसे छोटा रास्ता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? आज एक जगह पर इतने सारे सिपाही मैंने पूरे रास्ते में और कहीं नहीं देखे। मैंने कहा ना, चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा जल्दी चलाने की कोशिश कीजिए। हालांकि उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत और नपी तुली थी, लेकिन उसकी बंदूक के ट्रिगर पर घूमती उसकी उंगलियों से झलकती घबराहट मुझे साफ नजर आ रही थी। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी। चिंता की कोई बात नहीं कि ऐसी की तैसी। मेरी तो पैंट गीली होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ और पूछ पाता, बैरियर खुल गया और उसने हमें आगे जाने का इशारा किया। जैसे ही कार ने स्पीड पकड़ी, मुझे गुस्से से भिनभिनाते ततैयों के झुंड जैसी कुछ आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही पलों में कई हेलीकॉप्टर हमारे सिर के ऊपर से गुजरते हुए उस ओर चले गए जिधर से हम आए थे। ये देखकर मेरे हाथ पैर और ज़्यादा फूल गए और मैंने अपनी पूरी ताकत से एक्सीलेटर को दबा दिया। कार किसी जंगली हाथी की तरह हिचकोले खाने लगी। पिछली सीट से विरोध की आवाज़ें आने लगीं। अचानक लगे झटके के कारण शायद लड़कियां सीट से नीचे गिर गई थीं। मेरी पत्नी भी जाग गई और अपना चश्मा ठीक करने और दोनों बच्चों को ठीक से बैठाने के बाद भुनभुनाते हुए वो मेरी ओर मुड़ी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ज़रा स्पीड कम करोगे? उसके लिए टाइम नहीं है। रेडियो पर न्यूज़ चेक करो। हमें पता लगाने की ज़रूरत है कि आखिर चल क्या रहा है। उस आर्मी वाले ने कुछ बताया क्या? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सब बुरी तरह घबराए हुए थे। क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि वो सब कितने अलर्ट लग रहे थे? ऐसा लग रहा था कि किसी मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो हेलीकॉप्टर, इन सब का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। इतना सुनते ही वो सतर्क होकर बैठ गई। उसकी उंगलियों ने तेजी से रेडियो के बटनों को दबाते हुए न्यूज़ वाला चैनल चला दिया और एक अनजानी आवाज़ हवा में तैरने लगी।
टाल वैली के आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर शापितों के दिखाई दिए जाने की रिपोर्ट मिली है। खतरे से निपटने के लिए सेना की टुकड़ियों को सतर्क कर दिया गया है। पूरे जिले में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। 1 घंटे में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। फुल SPP1 लगा दिया गया है। ये कोई ड्रिल नहीं है। सत्यानाश, मेरे मुंह से निकला। SPP1 यानी शापित प्रिवेंशन प्रोटोकॉल इमरजेंसी का सबसे ऊंचा लेवल था। किसी ग्रुप में कोई खबर है क्या? मैंने अपनी पत्नी से पूछा और हल्के से मुड़कर लड़कियों से कहा, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। मैं अपनी आवाज़ को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं थी। आगे का सफ़र काफ़ी झटके वाला होगा, जल्दी करो। इस बार आवाज़ पहले से बेहतर थी। उन्हें भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए बिना कोई सवाल किए उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उनकी उम्र सिर्फ 5 और 8 साल थी, लेकिन वे शाप के बारे में सब जानती थीं। पिछले साल से इसे प्राइमरी स्कूल के कोर्स में शामिल कर दिया गया था। कोई नहीं जानता कि इस बीमारी के फैलने की शुरुआत कैसे हुई। सब लोग सिर्फ इतना जानते थे कि ये काटने से फैलती थी। इसका वायरस इंसानी लार में फलता फूलता था। एक बार काट लिए जाने के बाद आप 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के अंदर उन्हीं के जैसे बन जाते थे, जिन्हें पहले ज़ॉम्बी के नाम से पुकारा जाता था। हाँ, इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि शापित यानी ज़ॉम्बी आपको जिंदा ना खा गए हों। ये एक बहुत ही भयावह मौत थी, और उससे भी बुरा था इस तरह जिंदा रहना। ये लोग बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते थे, या तो किसी शिकार की खोज में या बंदूक की गोली से मारे जाने के इंतज़ार में। सुरक्षित शहरों में हमने जितना संभव हो सके सामान्य तरीके से जीना सीख लिया था, ये दिखावा करते हुए कि जली हुई ज़मीन के पार ऐसा कुछ नहीं है जो किसी दिन अचानक आकर हम सबका सफाया कर देगा। बस आपका समय अच्छा होना चाहिए, वरना सड़ते हुए गोश्त के लोथड़े बनने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम अपनी उदास और नीरस जिंदगियां जिए जा रहे थे। पत्नी ने अपने फ़ोन को चेक किया। नहीं, कुछ नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, कोई अफवाहें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। वो भी काफ़ी डर गई थी। मेरा पूरा ध्यान पहाड़ी के घुमावदार मोड़ों पर घूमती कार को किनारों से बचाते हुए ड्राइव करने में लगा था, इसलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। हमने अभी अभी टाल वैली को जाने वाली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया था। वहाँ एक आर्मी बेस था। हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे। मैं जानता था कि मेरे अपने साहस को बनाए रखने के लिए ये किसी भी वास्तविक उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। सब लोग, हम, आर्मी के सिपाही और मेरे माता पिता, हम सब पहले ही मर चुके थे उसी दिन जब ये शाप पहली बार आया था। हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, सब कुछ उधार का था। हो सकता है घर तक खबर ना पहुंची हो, या फिर क्या, या फिर घर पर सब लोग मारे जा चुके हों। मेरी आवाज़ धीमी और सपाट थी। हमें हथियारों की ज़रूरत है। उसके चेहरे का रंग जैसे निचुड़ गया। वो कायर कतई नहीं थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी, हथियार हों या ना हों, उनके झुंड के सामने हम चारों के बचने का कोई सवाल ही नहीं था। हम सब अपने अपने विचारों में डूबे चुपचाप बैठे थे, और कार निर्जन सड़क पर लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। हमने पहाड़ी के ऊपर बने मंदिर को पार किया। सड़क पर एक आवारा कुत्ते से बस जरा सा बचते हुए वो गुर्राते हुए पैरों के बीच दुम दबाकर भाग गया। मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वैज्ञानिकों ने कहा था कि जानवर काट लिए जाने के बाद भी इस बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन सभी वैज्ञानिक इसी थ्योरी पर काम कर रहे थे। परिणाम स्वरूप सारे जंगली और पालतू जानवर
ऐसे गायब हो रहे थे जैसे गधे के सिर से सींग। उन्हें पकड़कर उन पर टेस्ट किए जा रहे थे और फिर उन्हें मार दिया जाता था। जंगल के जंगल खाली हो चुके थे और अभी तक हमें कोई भी एंटीडोट या वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली थी। पता नहीं ये कुत्ता कैसे बच गया था। हम पहाड़ी पर थोड़ा और चढ़े तो शहर का बाहरी हिस्सा नज़र आना शुरू हो गया। हालांकि इसकी गलियां और सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, लेकिन 2 दुकानें खुली हुई थीं। मेरी आंखें चमकने लगीं। मैंने तेज़ी से गाड़ी बढ़ाते हुए एक ठीक ठाक सी दिखने वाली हार्डवेयर की दुकान के सामने उसे रोक दिया। ब्रेकों की तेज़ चरमराहट दूर तक गूंज गई। मैंने जल्दी जल्दी आदेश दिया, तुम लोग यहीं ठहरो और दरवाज़ा लॉक कर लो, मैं इंजन चालू छोड़कर जा रहा हूँ। कहकर मैं तेज़ी से बाहर कूद गया और दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने एक बार पलटकर पीछे देखा और मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखकर सिर हिलाया। बड़ी बेटी मुझे चिल्लाकर वापस आने के लिए कह रही थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। पत्नी ने दरवाजे लॉक कर दिए। काफ़ी पहले ही हमने आपस में बात करके ये फैसला कर लिया था कि ऐसी स्थिति आने पर सबको अपना ख्याल खुद रखना होगा। हम दोनों एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। जान बचाना सबसे पहला लक्ष्य होगा। दुकान के अंदर पहुंचकर मेरी बाँछें खिल गईं। यहाँ वो सारा सामान था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मालिक की तरफ नज़रें उठाकर देखे बिना ही मैं सीधा सामान के रैक की ओर भागा और जल्दी जल्दी वहाँ रखे छुरे, कुल्हाड़े और हथौड़े उठाने लगा। वहाँ बंदूकें नहीं थीं, लेकिन इतना उम्मीद करना शायद कुछ ज़्यादा हो जाता। तभी सायरन की तेज़ आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मेरे हाथ में पकड़े सारे हथियार नीचे गिर गए। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था। मैं जो उठा सकता था मैंने उठा लिया। दुकानदार पहले ही गायब हो चुका था और मैंने भी उसे ढूंढने या सामान के पैसे चुकाने की कोई परवाह नहीं की। एक साथ कई कई सीढ़ियां लांघते हुए मैं बेतहाशा कार की तरफ वापस भागा और साथ ही पत्नी को दरवाजे खोलने का इशारा किया। हाथ के सामान को डिक्की में पड़े सूटकेस के ऊपर फेंककर मैं उसे बंद करने ही वाला था कि मुझे कुछ याद आया। मैंने एक कुल्हाड़ी और छुरा उठाया और डिक्की को जोर की आवाज़ के साथ बंद कर दिया। उन दोनों को पत्नी की गोद में फेंककर मैं जल्दी से अपनी सीट पर बैठा, गियर बदले और गाड़ी फुल स्पीड पर दौड़ा दी। हमारे चारों ओर सायरन लगातार अपनी भयानक आवाज़ में बजे जा रहे थे। बस कुछ मिनट की देर थी और फिर हम अपने घर में सुरक्षित होंगे। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। पूरे रास्ते में जगह जगह आड़ी तिरछी खड़ी कारों ने रास्ता रोक रखा था। जगह जगह थैले, जूते, ठेले, यहाँ तक कि स्कूल बैग भी बिखरे पड़े थे। मीलों तक इंसान तो दूर, चिड़िया का बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा था। हमने निश्चय किया कि इस सारे झंझट को छोड़कर हम साइड रोड से जाएं तो बेहतर होगा। मैंने दाएं हाथ को गाड़ी मोड़ी, फिर बाएं हाथ को, और हम एक खुले मैदान में आ गए। ऊबड़ खाबड़ और पथरीली ज़मीन पर गाड़ी हिचकोले खाने लगी और हमारे चारों ओर धूल ही धूल उड़ने लगी। मुझे डर था कि कहीं गाड़ी का टायर पंक्चर न हो जाए, लेकिन अभी इन सब बातों को सोचने के लिए समय कहाँ था। मेरे माता पिता के घर को जाने वाली गली का पिछला हिस्सा हमारे बिल्कुल सामने था। मैंने एक बार फिर गाड़ी को तेज़ झटके से घुमाया और हम एक ज़्यादा साफ सड़क पर आ गए। पेड़ों की पंक्तियों से भरी सड़क पर जब हम दाखिल हुए तो सायरन की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई। ये जगह बिल्कुल सुनसान थी। आदमजात का कहीं नामो निशान न था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, घरों की खिड़कियों पर टंगे पर्दों के पीछे से झांकते कुछ पीले पड़े जर्द चेहरे हमें ज़रूर नज़र आए। सब के सब डरे और सहमे हुए थे। सबको सामने मौत खड़ी नज़र आ रही थी। कार एक झटके से घर के काले लोहे के दरवाजे के सामने जाकर रुकी। चारों गेट खोलकर हम फुर्ती से बाहर निकले। पत्नी ने दोनों बच्चों को संभाला और मैंने डिक्की खोलकर हथियारों को,
पलक झपकते हम घर के अंदर थे। मेरे पिता दरवाजे के पास खड़े हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से हमें अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए न जाने कितने ताले और बोल्ट लगवा लिए थे। काफ़ी देर तक उन्हें बंद करने की आवाज़ें आती रहीं। मैंने कुछ देर तक नज़रें उठाकर ऊपर नहीं देखा। मैं अभी भी अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं कार को चालू ही छोड़ आया हूँ। मुझे बाहर जाकर इसे बंद करना चाहिए। मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं इंजन बंद करने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अब कोई बाहर नहीं जाएगा, बैठ जाओ। 2 जोड़ी हाथों ने मुझे पकड़कर पीछे खींच लिया। मेरे पिता दिखने में काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन मुझे पीछे खींचते समय उनकी पकड़ बेहद मजबूत थी और मेरी पत्नी के हाथ तो ऐसे लग रहे थे मानो उस पर किसी प्रेतात्मा का साया आ गया हो। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरे हाथ तो मत तोड़ो। झुंझलाए स्वर में अपनी बाहों को मसलते हुए मैंने कहा और दरवाजे के हैंडल को छोड़ दिया। मुझे पता था इस वक्त दोबारा बाहर जाना ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा करके मैं ये दिखा सकता था कि मैं कायर नहीं हूँ। मेरी सांसें और धड़कन धौंकने की तरह चल रही थीं। उस पल मैंने नज़रें उठाकर कमरे में मौजूद 5 लोगों की ओर देखा। 2 बच्चे, 2 वृद्ध और एक डरी हुई औरत। कोई तरीका था ही नहीं कि हम आसपास कहीं इकट्ठे हो रहे शापितों के उस झुंड का मुकाबला कर पाते। कोई उम्मीद नहीं। बाहर सायरन लगातार बज रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और मनहूस आवाज़ थी जो धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी, जैसे किसी नदी को बांध से खुला छोड़ दिया गया हो। अगर लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों शापित तो बाहर मौजूद थे ही। मेरा पूरा वजूद डर से कांप रहा था। बच्चियों ने फिर से रोना शुरू कर दिया। बच्चों के पास अपने माता पिता की भावनाओं को महसूस और व्यक्त करने की एक अजीब शक्ति होती है, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी पत्नी और माँ ने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने किसी तरह उन्हें एक कोने में धकेला और वे सब फर्श पर बैठ गए। मेरे पिता और मैं खड़े हुए थे। ज़्यादा कुछ था ही नहीं जो हम कर सकते। क्या ये सब तुम अपने पास ही रखोगे? क्या एक छुरा मुझे देना पसंद करोगे? मैंने खिसियाते हुए एक छुरा उनकी ओर बढ़ा दिया। आप इसे चला पाएंगे ना? मेरे पास कोई और रास्ता है क्या बेटे? उस पल मैं उनके धैर्य की तारीफ किए बिना न रह सका। कितनी अजीब बात है कि हमें अपने नज़दीकी इंसानों की कीमत तब समझ आती है जब वे हमसे दूर होने वाले होते हैं। तभी बाहर से एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद मशीन गनों की धाएं धाएं धाएं, यानी आर्मी और शापितों की लड़ाई शुरू हो गई थी। मेरे अंदर जैसे चटाक से कुछ टूट गया और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी का हैंडल टनों भारी महसूस होने लगा। उसके वजन ने मुझे थोड़ी हिम्मत और अंतिम समय की स्पष्टता दी। हमें घर को चारों ओर से सुरक्षित करना होगा। मैं पहले ही कर चुका हूँ, सब कुछ लॉक है, मेरे पिता ने कहा। मैंने सिर हिलाया। चलो, हमें कुछ और समय मिल जाएगा। सायरन की आवाज़ आनी बंद हो गई, उसके साथ ही फायरिंग की भी। कुछ देर शांति रही, लेकिन ये कानों को फाड़ देने वाला सन्नाटा था। ये टूटा कोने से आती मेरी बेटी की सुबकती आवाज़ से। क्या हम सब मर जाएंगे मम्मी? ऐसा नहीं कहते बेटा, किसी को कुछ नहीं होगा, कोई नहीं मरेगा। पत्नी ने बेटी को अपने सीने से चिपकाते हुए और उसके लाल रिबन बंधे बालों पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कह रहे थे। और उसी पल चीज़ों के टूटने और लोगों के चिल्लाने की भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो गईं।
शुरू में ये सिर्फ कुछ लोगों की दर्द भरी चिल्लाहटें थीं, लेकिन जल्दी ही ये ऐसे शोर में बदल गईं जैसे सैकड़ों जानवरों को बलि चढ़ाया जा रहा हो। उन्हें सिर्फ काटा नहीं जा रहा हो, बल्कि उनकी चमड़ी उधेड़ी जा रही हो या उन्हें जिंदा जलाया जा रहा हो। इसी के साथ सैकड़ों कदमों की आहटें और अजीब अजीब तरह की डरावनी शैतानी आवाजें। दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से आती सड़ते हुए मांस और ताज़ा खून की भयानक दुर्गंध पूरे घर में भर गई और मेरा दम घुटने लगा। क्या आपने कभी सड़क पर पड़े किसी मरे चूहे या कुत्ते की गंध को सूंघा है? ये बिल्कुल वैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ये उससे हजारों गुना बुरी थी। जिंदगी में एक बार इसे सूंघ लेने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं सकते। ये हमेशा के लिए आपकी यादों और सांसों में बस कर रह जाएगी। हमारी मौत नज़दीक थी और ये बहुत ही भयानक होने वाली थी। मेरी प्यारी बेटियां, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मैं खुद, वृद्ध और जवान, हम सब एक साथ मरने वाले थे। इस बात का एहसास आपके दिमाग को इतना तेज कर देता है कि आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाते। लोग कहते हैं कि बुझने से पहले दिए की लौ सबसे तेज फड़फड़ाती है। मौत से बिल्कुल पहले दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। और मज़े की बात यह है कि ये बात आपको तब समझ आती है जब आप मरने वाले होते हैं। किसी ने ज़ोर से दरवाजे पर चोट की, उसके बाद कुछ औरों ने। धीरे धीरे ये आवाज़ तेज़ होने लगी और शरीरों के गेट पर चढ़ने और अंदर कूदने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इसके बाद तेज़ घुरघुराहट, जैसे बिल्लियों की या ब्लैक बोर्ड पर चौक के घसीटे जाने की आवाज़। उसके बाद और आवाज़ें, रेंगने की, पैरों के घिसटने की। दुर्गंध भी और ज़्यादा तेज़ हो रही थी। सैकड़ों मरे हुए मुर्दे और सैकड़ों जिंदा मुर्दे। मैं उनके चेहरों की कल्पना कर सकता था। उनकी खुली हड्डियों से लटकते अधखाए और सड़ते हुए मांस के टुकड़े, आँखों की जगह खाली गड्ढे, नाक की जगह 2 छेद और मुंह से ठोड़ी तक बहता गंदा तरल। क्या आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं? बंद खिड़कियों के बाहर अब परछाइयाँ नजर आने लगी थीं। खिड़कियों के शीशे धाड़ धाड़ करके बज रहे थे। हम सब अंदर सांस रोके बैठे थे, यहाँ तक कि लड़कियां भी बिल्कुल खामोश थीं। मैंने उनकी ओर देखा तो पाया कि वे बेहोश हो चुकी थीं। ये काफ़ी अच्छी बात थी। मुझे पता नहीं था कि मैं खुद ये सब कितनी देर झेल पाऊंगा। बेहोश हो जाना शायद भगवान की एक बड़ी कृपा थी। मैंने अब से पहले ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया था। क्या आपने कभी आधी रात में नींद से उठकर ऐसा महसूस किया है कि कमरे में कोई और मौजूद है और आपको देख रहा है? अब उस एक परछाई की जगह सैकड़ों की कल्पना कीजिए। ये उससे भी कहीं ज्यादा भयावह था। उसका खून जम गया। इस कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ आया था। ऐसा कहा जाता था कि इंसानों को सूंघने में उनकी नाक कुत्तों से भी ज्यादा तेज होती है। निश्चित रूप से ये बात सच है या नहीं, कोई नहीं जानता था। आज हमें पता चलने वाला था। क्या पता कमरे के अंधेरे और शांति को देखकर शायद उन्हें हमारी मौजूदगी का एहसास ही ना हो और वे हमें छोड़कर चले जाएं। उम्मीद की ये कमज़ोर सी किरण जितनी तेज़ी से पैदा हुई थी उतनी ही तेज़ी से मर भी गई। कोई चीज़ दरवाजे से ऐसे टकराई जैसे कोई पागल सांड। खिड़कियों की चौखट पर भी किसी के चढ़ने की आवाज़ें अब मैं सुन सकता था। शायद वे छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं खुद को चीखने से रोक नहीं सका। मेरी चीख इतनी तेज थी कि मुर्दा भी कब्र फाड़ कर बाहर निकल आए।
और वे तो पहले से ही निकले हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा था। किसी ने फिर से दरवाजे को झंझोड़ा। अपनी कायरता पर शर्मिंदा होते हुए मैंने इस बार बड़ी मुश्किल से अपने मुंह को बंद रखा, लेकिन मेरा डर था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर वाले किसी तरह की कोई दया या करुणा नहीं दिखाने वाले थे। उनके पास कोई भावनाएं नहीं थी, उनके पास कोई आत्माएं नहीं थी। दया की उम्मीद करना ही फिजूल था। अचानक बाहर से आती चिल्लाहटें कुछ कम हो गईं, लेकिन दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश अभी भी जारी थी। कई और शरीर ऊपर चढ़ रहे थे। क्या आपको यकीन है कि सारे दरवाजे लॉक हैं? मैंने मूर्ति की तरह खड़े अपने पिता से पूछा। उन्होंने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। और स्काईलाइट, उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया है? उन्होंने खाली निगाहों से मेरी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उनका धैर्य आखिरकार जवाब दे रहा है। हे भगवान, आप उसके बारे में भूल गए, है ना? मुझे वहां जाना पड़ेगा। वही सबसे कमजोर पॉइंट था। मैंने अपनी पत्नी और बेटियों की ओर देखा, उनके सिर पर हाथ फिराया और सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। ये वो आखिरी बार था जब मैंने उन सबको एक साथ जिंदा देखा था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, छनाक की आवाज के साथ स्काईलाइट के टूटने की आवाज आई और कमरा और मेरा पूरा शरीर कांच के टुकड़ों से भर गया। उसमें से ढेरों शापित 20 फुट नीचे फर्श पर आकर गिरने लगे। ये सैकड़ों की तादाद में थे। कई तो वहां गिरने शुरू हो गए जहां मैं खड़ा था। उसी समय साइड वाला दरवाजा भी तोड़ दिया गया। मैं कितना गलत था जो अपने घर को अपने लिए सुरक्षित समझ रहा था। आज मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में गलत साबित हुआ था। उनमें सबसे पहले थे मेरी तैयारी और मेरा साहस। मैंने अपने परिवार को ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था। अब और कुछ सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैंने अपने चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बियों पर अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे इन कमज़ोर वारों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनका विशाल झुंड मुझे अपने पैरों तले कुचलते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरा सिर जोर से फर्श से जाकर टकराया और मुझे लगा कि मेरी बाईं बांह टूट गई है। न जाने क्यों मेरी तरफ ध्यान दिए बिना वे सब नीचे भागते चले गए। शायद नीचे मौजूद ताज़ा मांस ज़्यादा आकर्षक था। मुझे आगे की भयंकर पीड़ा से क्यों मुक्त कर दिया गया था पता नहीं। न जाने कब तक मैं यूं ही उनके पैरों के नीचे कुचले जाते हुए पड़ा रहा। मेरी सांस रुकने लगी और मुझ पर बेहोशी छाने लगी। इसी नीम बेहोशी की हालत में मुझे अपने परिवार के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा यकीन मानिए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं असहाय था। कठोर ठंडे फर्श पर पड़ा, हिल पाने में पूरी तरह असमर्थ। बेरहमी से मारे जाते हुए अपने बच्चों की दर्दनाक आवाज़ें सुनना और उनके लिए कुछ न कर पाना, इससे ज़्यादा बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैं वहीं पड़ा पड़ा आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सका। काफ़ी देर बाद आखिरकार शापितों का रेला थम गया। मैंने अपना सिर घुमाया और जैसे तैसे रेंगते हुए एक किनारे पर खिसक गया। चारों ओर बिखरे शरीरों और खून के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ताज़ा खून मोटी मोटी धाराओं में बहता मेरे पूरे परिवार का खून, और शरीर से करीब करीब अलग कर दिया गया एक खूबसूरत सिर जिसके बाल एक चोटी में गुंथे थे जिसमें लाल रिबन बंधा था। फिर सारा झुंड आगे बढ़ गया और कमरा पूरी तरह खाली हो गया। वे जा चुके थे। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं
उसके बाद क्या हुआ। पता नहीं कितने घंटों के बाद मैं ज़मीन पर घिसटते हुए घर से बाहर निकला और अपनी कार तक पहुंचा। ये देखकर मुझे राहत मिली कि वो अभी भी चालू थी। उसमें बैठकर मैं पहाड़ियों की तरफ निकल गया। उस नरसंहार से बचे मुझे 6 दिन हो चुके हैं। मेरा बायां हाथ बेकार होकर एक साइड में लटक रहा है। मैंने कहीं से कुछ कपड़े के टुकड़े ढूंढकर इसे उनसे लटका रखा है। दर्द अब मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन अब इसमें से एक अजीब दुर्गंध आ रही है। लगता है गैंग्रीन हो गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी ही मैं भी मर जाऊंगा। जिंदा मुर्दों की वो बदबू अब हर तरफ फैली है। हवा के साथ आती उस सड़ांध को मैं मीलों दूर से सूंघ सकता हूँ। इस बीच मैं 2 बार शहर हो आया हूँ। एक बार खाना और पानी लेने के लिए और दूसरी बार टोह लेने के लिए। पहली बार मुझे एक पिस्तौल मिल गई थी। गोलियों से भरी ये पिस्तौल यूं ही सड़क पर पड़ी थी। मैंने कोशिश की कि उसकी बैरल को अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा दूं, लेकिन नहीं कर पाया। मैं उस दिन भी एक कायर था। दूसरी बार मैंने अपने परिवार को ढूंढ निकाला। उनका जो भी बचा हुआ था उसे मैंने लाल और नीले रिबनों को पहचान लिया। वे सब उसी झुंड में इधर उधर उद्देश्यहीन भटक रहे थे। वही सड़े गोश्त की दुर्गंध उनके साथ साथ हर जगह फैल रही थी। उनके हाथ नहीं थे और उनकी अंतड़ियां उनके पीछे जमीन पर घिसट रही थीं। आत्मा रहित दृष्टिहीन आंखें बिना पलक झपकाए बस सामने देखती थीं। आखिरकार अब मैं पहले से ज़्यादा बहादुर हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कि इस आखिरी ज़रूरी काम को निपटाने के लिए मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत आ गई है। कल मैं फिर से शहर जाऊँगा, उनको ढूंढूंगा और फिर उनके सिरों में एक एक गोली उतार दूंगा। उसके बाद बैरल को अपने मुंह में रखकर चला दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब मैं ये कर सकता हूँ। यही हम सब की मुक्ति होगी, मेरी मुक्ति होगी। जिस किसी को भी ये डायरी मिले, मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और मैं दुआ करता हूँ कि शापित आपको कभी ना ढूंढ पाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी और आप इस संग्रह की बाकी कहानियां भी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इस किताब को खरीद सकते हैं। एक और नायाब कहानी के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।